हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज़ का पार्ट 14, और देखते ही देखते हम पार्ट 14 पर आ चुके हैं और इस पार्ट 14 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज़ बनाने का कारण मैं आप सबको जीवन में ग्रो होते हुए, आगे बढ़ते हुए, चमकते हुए, फाइनेंशियली फिट होते हुए और फाइनेंशियली फ्री होते हुए देखना चाहता हूँ। क्योंकि आप अब तक मेरे सीरीज़ के 13 वीडियोस देख चुके हैं इस फाइनेंशियल सीरीज़ के, आपको अब पता चल गया होगा कि एक रिच और पुअर में क्या फ़र्क होता। रिच के पास भी वही 2 हाथ पैर, 2 आँख, 2 कान सभी कुछ होता है, वही पुअर के पास भी वही 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख होता है। फिर फ़र्क क्या चीज़ का है? हालांकि अंदर भी बॉडी के जो ऑर्गन्स है, चाहे वो ब्रेन हो, हार्ट हो, किडनी, वो भी सेम होती है। ऊपर वाले ने जब इंसान को बनाया तो ये ना तो गरीब बनाया है, ना तो इसे अमीर बनाया है, हर चीज़ सेम देकर धरती पर भिजाई। फिर क्या वो चीज़ है जो इन दोनों में डिफरेंस पैदा करती है, इन दोनों में फ़र्क करती है? वो है इनका सॉफ्टवेयर। यानी हार्डवेयर तो सेम है, सॉफ्टवेयर अलग है। रिच आदमी का माइंडसेट अलग, पुअर आदमी का माइंडसेट अलग। ये माइंडसेट इन्हें एक दूसरे से अलग करता है। थिंक एंड ग्रो रिच दो एक फेमस बुक है, उसके ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि आदमी को जीवन में रिच और सक्सेसफुल होने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, उसे चाहिए कि उसके पास एक बर्निंग डिज़ायर हो। और दूसरी तरफ रिच डैड पुअर डैड पुस्तक के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं रिच बनने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी होना ज़रूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए। इससे फ़र्क पड़ता है। हमारे पास आज यूथ में मेजॉरिटी लोगों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी है। ना तो कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सिखाती है, बताती है, ना तो घर में पेरेंट्स बताते हैं। अब मैं 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखूँगा जिससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। पहला एग्जाम्पल मैं वॉरेन बफेट जी का देना चाहूँगा। जब वो पैदा हुए थे, अमेरिका फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, रेसिशन था चारों तरफ। जिस बैंक में इनके पेरेंट्स के डिपॉजिट्स थे, वो बैंक बंद हो चुकी थी, दिवाला निकल चुका था उस बैंक। उसके बाद इनके पेरेंट्स बहुत फाइनेंशियली कमज़ोर हो गए। कुछ टाइम इन्हें खाने के लिए नहीं होता, कई रातें इनकी माँ ने भूखी रहकर गुजार दी। ये जब छोटे थे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को बहुत करीब से स्टडी किया, करीब से देखा, समझा, सीखा। छोटे बचपन में रहते हुए इन्होंने चिंगम लेकर होलसेल में बच्चों में बेचते थे और एक च्युइंगम के पीछे ने 2 सेंट मिलते थे।
उसके बाद इन्होंने कोका कोला बॉटल्स बेचना शुरू किए और इन्हें एक बॉटल के पीछे 5 सेंट्स मिलते थे। और कुछ बड़े होने के बाद इन्होंने एक डिज़ायर अपनी बना ली, एक अपना गोल फिक्स कर लिया। वो गोल था, वो डिटर्मिनेशन थी। वो वो अपना गोल कहने लगे कि मैं 35 इयर्स होने तक, जब मैं 35 इयर्स का होऊंगा, या तो मैं मिलियनर बन जाऊंगा या फिर कोई ऊंची इमारत यानी टॉल बिल्डिंग से कूद कर जान दे दूंगा अपनी। और ठीक उसी तरह जब वो 21 साल के हो गए, जब पैसे को जोड़ते गए, उन्हें सेविंग और इन्वेस्टिंग मालूम हो गई, $20,000 उनके पास आ चुके थे। और जब वो 33 इयर्स के हो गए, वो एक यंग मिलियनर बन गए। उसके बाद की जर्नी तो आप सबको मालूम है। आज हम जिसके चर्चा कर रहे हैं, वॉरेन बफे, दुनिया के शेयर मार्केट के किंग, बादशाह, आज बिलियंस ऑफ वर्थ वेल्थ है उनके पास। और दूसरी तरफ दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे बिहार का एक नौजवान सुशील कुमार जी, आपको याद आ गया होगा, जिसकी मेमोरी अच्छी है या जनरल नॉलेज ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वो पहचान गए होंगे ये सुशील कुमार जी जिसकी बात कर रहा हूँ कौन है। वो है वही शख्स की बात कर रहा हूँ, वही व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति से 5 करोड़ जीता था, 5 करोड़। और वो खुद ही के 2015 और 16 में बहुत कठिन समय गुजरा। वो अमाउंट जीतने के बाद वो गांव में एक सेलिब्रिटी बन गए, मीडिया का अट्रैक्शन बन गए थे। वहाँ से इन्होंने दिखावा शुरू कर दिया, लैविशली स्पेंड करना शुरू कर दिया पैसे को। महीने में 15-20 प्रोग्राम्स, हर उसमें दिखावा, डोनेशंस देना, हर महीना 50,000 लाखों रुपए का डोनेशन, जिसमें कई फेक भी थे। इस बात को लेकर उनके वाइफ से उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, रिश्ता खराब हो गया। और वो जहाँ थे फिर वहाँ पहुँच गए, यानी फिर गरीब हो गए, फिर जॉब ढूंढना शुरू कर दिया, वो स्टेज पर आ गए। ये हुआ क्यों? क्योंकि उनको पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं थी, वो फाइनेंशियली लिटरेसी नहीं जानते थे, फाइनेंशियली अवेयरनेस नहीं था उनको। पैसे को कैसे संभाला जाए, पैसे को कैसे खर्चा किया जाए, क्योंकि रिच बनना जितना मुश्किल है, उससे मुश्किल है रिच बने रहना। एक बार अगर आप रिच हो जाते हैं तो वैसे ही बने हुए रहना भी उससे ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि लोगों में 2 प्रकार के माइंडसेट्स होते हैं, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, दूसरा होता है फिक्स माइंडसेट। ये फिक्स माइंडसेट वाले लोग नेगेटिव लोग होते हैं। ये कहते हैं कि जो भी मिलता है हमारी किस्मत से मिलता है, जितना मिलना है उतना ही मिलता है, कुछ भी कर लो हम एक लेवल से ज़्यादा नहीं जा सकते, ऐसे इनके बिलीव्स होते हैं। दूसरी तरफ रिच माइंडसेट वालों के बिलीफ ये होते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना आप ज़्यादा लर्न करोगे, जितना ज़्यादा आप सीखोगे, उतना ज़्यादा कमाओगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिच गेम खेलना जानते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेना जानते हैं, जबकि पुअर माइंडसेट के लोग ब्लेम गेम खेलते हैं, यानी लोगों को ब्लेम करते हैं।
वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं। मेरे पेरेंट्स गरीब थे, मुझे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया। वो सिचुएशन को, परिस्थिति को ब्लेम करते हैं, वो गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। यानी वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे नहीं लेते, वो दूसरों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे डालते हैं, यानी ब्लेम गेम खेलते हैं वो लोग। मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में से भी आपको बताया कि 1 लाख रुपया तो हम हार्ड वर्क करके कमा ले सकते हैं, लेकिन वही 1 करोड़ अगर हमें कमाना है तो हमें स्मार्टली काम करना हो, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। हम अब तक मिलियनर की बात कर रहे हैं। वॉरेन बफेट 33 इयर्स में मिलियनर बन गए। वो मिलियनर क्या होता है? मिलियनर यानी 1 मिलियन $, 1 मिलियन यानी 10 लाख $। अगर हम इंडियन करेंसी में उसे कन्वर्ट करते हैं तो बनते हैं 7.9 करोड़। अगर आप हार्ड वर्क कर और मंथली आपकी सैलरी हो या इनकम 1 लाख रुपीज़ आपके पास आते हर महीना, और उसमें आप समझिए कुछ नहीं खर्चते, पूरे का पूरा आप जमाते, सेविंग करते हैं, तो पता है कितने साल लगेंगे आपको 1 करोड़ जमाने में? मोर देन 700 ईयर्स। कितना लाइफ स्पैन है आपका? तो इसलिए आपको चाहिए कि पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करें। कुछ पैसे मेहनत से कमाए, उसके बाद उसको स्मार्टली, यानी पैसे को एसेट बिल्डिंग में लगाएं। रॉबर्ट कियोसाकी जो फेमस बुक के ऑथर है, रिच डैड पुअर डैड, ये जब यंग थे एक जेरोक्स कंपनी में काम करते थे एज ए सेल्स पर्सन। बहुत अच्छा कमीशन मिलता था। वो कार, एक अपनी पसंद की कॉस्टली कार लेना चाहते थे EMI पे, और वो ले भी सकते थे क्योंकि उनका कमीशन ही खुद इतना था कि उससे वो EMI बन सकते थे, कार पर बाई कर सकते थे। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। इन्होंने कार की जगह एक प्रॉपर्टी ली, एक घर लिया जिसे वो रेंट पे दिए। जो रेंट प्रॉपर्टी से आता, उसके बाद उन्होंने कार ली और वही रेंट से वो EMI भरते थे कार की। इसे कहते हैं एसेट बिल्डिंग। एसेट बिल्डिंग के बाद आपको आना चाहिए इन्वेस्टिंग स्मार्टली। जिस तरह गुजराती लोग स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, अगर आप हेड एंड टेल चितपट खेलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है अगर हेड गिरा तो मैं पैसे दूंगा, मैं हारा आप जीते, अगर टेल्स गिरा तो आप मुझे पैसे दोगे, आप हारे मैं जीता। यानी यहाँ पर 50-50 चांसेस है। कितने? 50-50। ऐसे गेम्स नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अगर गेम्स में कंडीशन बदल जाए, गेम कुछ बदल जाए और सामने वाला व्यक्ति बोलता है मैं 3 टास्क करूँगा, 3 बार सिक्के को उछालूँगा, पहले बार अगर हेड गिरता है आप नहीं हारे, दूसरी बार हेड गिरता है तो भी तुम नहीं हारे, लेकिन अगर तीसरी बार हेड गिरता है तो आप हार गए। और ठीक उसी तरह एक बार अगर टेल गिर जाए तो आप जीत गए। तो यहाँ पर चांसेस आपके जीतने के बहुत बढ़ गए। 88% चांसेस आपके यहाँ पर विन होने के हैं। ऐसे चांसेस लेना चाहिए। ये गुजराती लोग अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जो मोटल्स है, हाईवे पे जो मोटल्स, होटल्स बोलते हो, जो हाईवे पे जो लोग जाते हैं रेस्ट लेने के लिए, मोटल्स में रहते थे जहाँ पार्किंग की भी सहूलत होती है, फैसिलिटी। तो ये मोटल जब शुरू करे बिजनेस, ये 10% इन्वेस्ट करे, 90% लोन लिए गवर्नमेंट से, और उन्हें पता है कि अगर ये बिज़नेस में लॉस भी हो तो इनका ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10% ही है।
तो इसे कहते हैं इन्वेस्टिंग स्मार्टली। एक सेइंग है जिसे हमें फॉलो करना तो चाहिए, मेक मोर देन यू स्पेंड। बहुत अच्छी सेइंग है, मेक मोर देन यू स्पेंड, यानी आमदनी इतनी हो, आपका आमदनी से कम खर्चा होना चाहिए। मेक मोर देन यू स्पेंड यानी खर्चा कम होना, आमदनी ज़्यादा। लेकिन अगर ज़्यादा भी अगर कंजूसी से करेंगे तो लोग कंजूस करना चाहिए। तो हम आज फाइनेंशियल लिटरेसी यानी फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज़ में हम आपको ये बिलीव बिठाना चाहते हैं, ये आपके माइंडसेट बनाना चाहते हैं कि इसकी जगह पे आप इसे चेंज कर लिए और इसकी जगह पर इसे बनाइए, ऑलवेज स्पेंड लेस देन यू मेक। ऑलवेज न सॉरी यही जो मैं बोला, मेक मोर देन यू स्पेंड यानी मल्टीपल इनकम बनाना, यही बिलीव बनाइए, मेक मोर देन यू स्पेंड। पहले लोग कहते थे ऑलवेज स्पेंड लेस देन यू मेक। ऑलवेज स्पेंड लेस देन यू मेक मीन्स अगर आप 10,000 कमा तो उसके अंदर ही करो, अगर 5,000 भी कमा रहे तो 5,000 से कम खर्चा करो। मैं नहीं, उसमें रोक रोक के करना पड़ता है। लेकिन अब जो मैं आपको एक बिलीव बनाया हूँ उसमें ये बताया हूँ कि मेक मोर देन यू स्पेंड, यानी जितना आप कमा रहे हो उससे ज़्यादा कमाने का कोशिश करिए, यानी इनकम को बढ़ाइए। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए आप। तो आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.